हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 5 जिसका नाम है स्वदेशी। इकाई 5 से पहले की इकाइयाँ हम पढ़ चुके हैं, उनकी आपको जो है प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिए। तो इस इकाई में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद स्वदेशी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी आर्थिक दर्शन, स्वदेशी आंदोलन, खादी आर्थिक निर्भरता का प्रतीक। तो ये टॉपिक्स है जो हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना से शुरू करते हैं। स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह दो संस्कृत शब्दों की संधि या संयोजन है। स्व का अर्थ है स्वयं या अपना, और देश का अर्थ है देश, इसलिए स्वदेश का अर्थ है स्वयं का देश, और स्वदेशी जो इसका विशेषण रूप है इसका अर्थ है स्वयं के देश का। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है स्वदेश शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसमें दो अर्थ हैं, मतलब दो शब्द हैं। स्वयं, जैसे आप स्वयं का स्व स्वयं, और देश, तो इसका अर्थ हुआ स्वयं का देश। संस्कृत में स्वदेशी का विपरीत विदेशी या किसी दूसरे देश का है। स्वदेशी शब्द के गांधी के विचारों में कई अर्थ थे: आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक। तो स्वदेशी शब्द जो है उसके कई अर्थ थे गांधी जी के विचारों में, जैसे आर्थिक अर्थ, राजनीतिक, स्वदेशी, सांस्कृतिक, दार्शनिक। यह गांधी दर्शन का केंद्र है जिसका वास्तव में अर्थ आत्मनिर्भरता है। स्वदेशी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी के आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक था। उन्होंने प्रचार किया कि आर्थिक स्वराज राजनीतिक स्वराज के लिए आवश्यक है। तो गांधी जी के अनुसार आर्थिक स्वराज राजनीतिक स्वराज के लिए आवश्यक है। गांधी का मानना था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देने के कारण राजनीतिक नियंत्रण खो दिया था। अपने हिंद स्वराज में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत क्यों हारा को समर्पित किया है। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने एक अध्याय है उनका, हिंद स्वराज में भारत क्यों हारा, तो उसमें उन्होंने ये बातें बताई हैं। यह अध्याय अंग्रेजों द्वारा भारत की दासता के लिए आर्थिक तर्क देता है। यह आगे चलकर एक अच्छी आर्थिक प्रणाली के लिए गांधी के दृष्टिकोण को बताता है। गांधी की स्वराज की अवधारणा में आर्थिक स्वराज भी शामिल था, जो इसकी समग्रता में मानवीय स्थिति को अलग नहीं था। गांधी के लिए राजनीतिक स्वराज आर्थिक स्वराज लाए बिना काम नहीं करेगा। गांधी के लिए आर्थिक विकास स्वराज की अवधारणा से संबंधित था। आर्थिक निर्भरता व्यक्तियों या राष्ट्रों को स्वयं के लिए निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती। तो इस प्रकार गांधी जी के विचारों में आर्थिक स्वराज और राजनीतिक स्वराज एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। जब हमारे पास आर्थिक विकास होगा तभी राजनीतिक विकास हो सकता है, तभी राजनीतिक स्वराज आ सकता है जब आर्थिक स्वराज आएगा। और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार देश भारत देश हारा है, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि भारत ने अपनी जो है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो दिया था। आगे चलते हैं। स्वदेशी ने एक आंदोलन के रूप में वस्तुओं के घरेलू उत्पादन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया। राजनीतिक अर्थ में इसने स्वदेशी संस्थाओं का बचाव किया। धर्म में इसका मतलब किसी के पैतृक धर्म और परंपरा का संरक्षण करना है। गांधी ने क्षेत्रों में सभी अच्छाइयों को रखने और बुराइयों को दूर करने के पक्ष में थे। भारत की आत्मा का पुनरुद्धार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। इसमें गांधी स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के विचारों से पूरी तरह प्रेरित थे। गांधी ने माना कि आर्थिक और औद्योगिक जीवन में स्वदेशी को बर्बाद करने के कारण लोगों में बहुत गरीबी आ गई थी। स्वदेशी की भावना में गांधी की का अर्थव्यवस्था का विचार स्वावलंबी और आत्मनिहित था। स्वदेशी एक रणनीति के रूप में गांधी एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। उन्होंने इसे स्वराज आत्म शासन की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। स्वदेशी एक अवधारणा थी जो औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक राष्ट्र बनाने की तलाश में थी। स्वदेशी ने क्षेत्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति को राष्ट्रीय अर्थ दिया है। स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में चला और शहरों और गाँव में महिलाओं को आयातित सामग्री से बनी अपनी साड़ियों को जलाने और अपनी प्यारी कांच की चूड़ियों को तोड़ना, क्योंकि वे ब्रिटेन में निर्मित थे, यह एक आम दृश्य था। इसी ज्वाला ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की नींव रखी। तो इस प्रकार गांधी जी ने जो स्वराज का विचार दिया था, जो स्वदेशी की जो एक भावना थी, उससे जो है भारत में क्रांति आ गई। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया और ये जो है आम दृश्य था जिसमें कि ग्रामीण इलाके में महिलाओं ने अपनी कांच की चूड़ियाँ तोड़ती, जो बाहर से आयातित साड़ियाँ थी वो जला दी, क्योंकि वो स्वदेशी नहीं, क्योंकि वो विदेशी थी, क्योंकि वो विदेश से आई हुई थी। तो इस प्रकार गांधी जी की ये भावना जो है भारत में एक क्रांति लाई। स्वदेशी की जो भावना थी
स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त करके स्वराज हासिल करना था। यह इकाई गांधी के स्वदेशी के विचार और समकालीन दुनिया में इसकी प्रासंगिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है। समकालीन दुनिया आज बाजार केंद्रित, लालची है और सब कुछ व्यावसायिक है। वैश्वीकरण के समय में स्वदेशी का दर्शन किसी की अपनी अर्थव्यवस्था और पहचान की रक्षा करने में प्रेरणादायक है। स्वदेशी आत्मनिर्भरता। आमतौर पर गांधीवादी दर्शन में स्वदेशी के विचार का अर्थ है स्थानीय आत्मनिर्भरता और स्थानीय ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग। तो इस गांधी जी जो गांधीवाद के दर्शन में, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के विचारों में स्वदेशी का जो अर्थ है वो है स्थानीय आत्मनिर्भरता, स्थानीय ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग। मतलब अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपनी संस्कृति को पहचानना और आत्मनिर्भर बनना। तो ये गांधी जी का जो है विचार था। स्वदेशी को मुख्य रूप से एक संरक्षणवादी तकनीक से समझा जाता है, जिसे गांधी ने अंग्रेजों के व्यापारिक नीतियों के विरुद्ध नियोजित किया था। तो स्वदेशी का एक अर्थ ये भी है कि ये संरक्षणवादी तकनीक है। संरक्षणवादी तकनीक ऐसे है कि स्वदेशी की जो भावना थी वो अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को, अपने जो है उद्योगों को, अपना जो कामकाज था उसका संरक्षण करती है, जिसे गांधी ने अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों के विरुद्ध नियोजित किया था, जिसके तहत जनता से भारत के बाहर निर्मित कपड़े से परहेज करने की अपील की गई थी और इसके बजाय भारत में बने सूती, रेशमी या ऊनी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन गांधी से एक व्यापक अर्थ देते हैं। स्वदेशी का महान और गहरा अर्थ है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ अपने देश में बने सामान का उपयोग किया जाए। स्वदेशी का एक अर्थ यह अवश्य है, लेकिन इसमें एक और अर्थ निहित है जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का अर्थ है अपने बल पर निर्भरता। तो गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का एक और अर्थ है अपने बल पर निर्भरता। मतलब अपने बल पर निर्भरता, आत्मनिर्भरता। हमको अपने सामान पर, हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने बल पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों पर, ना कि किसी दूसरे पर। अगर हम अपने बल पर निर्भर रहेंगे, हम अपने सामान, हम अपने रेशमी कपड़े पहनेंगे या जो है हम अपनी संस्कृति पर निर्भर रहेंगे, तो ही हम जो है दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं, विदेशी जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे अपने बल पर निर्भर मतलब हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारी आत्मा की ताकत। गांधी का मानना था कि अलगाव और शोषण अक्सर तब होता है जब उत्पादन और खपत उनके सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ से दूर हो जाते हैं, और यह है कि स्थानीय उद्यम इन समस्याओं से बचने का एक सुलभ तरीका है। भारत की जीवन शक्ति को नवीनीकृत करने और अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए गांधी के पास स्वतंत्र भारत की दृष्टि थी, जो एक राष्ट्र नहीं बल्कि ग्राम समुदाय में रहने वाले स्वशासित, आत्मनिर्भर, स्वनियोजित लोगों का एक संघ था, जहाँ से वे स्वनिर्मित उत्पादन से अपनी सही आजीविका प्राप्त कर रहे हों। अधिकतम आर्थिक और राजनीतिक शक्ति गांव की विधानसभाओं के हाथों में होगा। इसमें यह तय करने की शक्ति होगी गांव से क्या आयात निर्यात किया जा सकता है। गांधी का मानना था कि भारत में लोग अपने परिवेश के सापेक्ष सौहार्दपूर्ण जीवन में हजारों वर्षों से रहते हैं, जैसे अपने घर गृहस्थी में रहना, घर के कपड़े पहनना, घर का बना खाना खाना, घर के बने सामानों का उपयोग करना, अपने जानवरों, जंगलों और भूमि की देखभाल करना, दावत के साथ मिट्टी और व्रताल जैसे महान महाकाव्यों की कहानियों का प्रदर्शन और मंदिरों का निर्माण। स्वदेशी की अवधारणा के बचाव में गांधी ने कहा कि हालांकि यह समावेशी है और हर दूसरे देश के बहिष्कार के लिए भारत की सेवा करता है, निश्चित रूप से प्रकृति में प्रतिस्पर्धी या विरोधी नहीं है। तो स्वदेशी की जो भावना है वो जो है वो ग्रामीण जीवन से उभर कर आती है। ग्रामीण जीवन में वो आपको जो है भली भांति देखने को मिलेगी। आज भी आप भारत के ग्रामीण जीवन को अगर आप देखें तो उसमें आपको स्वदेशी की भावना मिलेगी। आज भी जो है ग्रामीण अपने आजीविका चलाते हैं, अपने खेत खलिहान में काम करते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने पशुओं को पालते हैं, उनसे खाने की वस्तुओं को जो है लेते हैं। तो जो स्वदेशी भावना है उसके लिए ग्रामीण जीवन को जो है गांधी जी ने माना है कि ग्रामीण जीवन से ये भावना आई है और इसको पूरे देश को अपनाना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने इसमें बताया है। अब हम देखेंगे स्वदेशी आर्थिक दर्शन। गांधी का स्वदेशी एक आर्थिक सिद्धांत है। यह न केवल स्वनिर्भरता और स्वदेशी कौशल और ज्ञान प्रणाली उपयोग, बल्कि सरल जीवन और सबकी गरिमा की बात करता है। वैश्वीकरण, बाजार उन्मुख और व्यावसायिक जीवन के समय में स्वदेशी की समकालीन प्रासंगिकता है। स्वदेशी के बारे में गांधी का विचार स्वदेशी कौशल और इसकी उत्पादकता के महत्व के बारे में है
उनका मानना था कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वशासन को साकार करने में सहायक है। इस अर्थ में उनकी आध्यात्मिकता की राजनीति ने न केवल भौतिक उत्पादन और श्रम के सार को आंतरिक रूप दिया है, बल्कि यह भी साबित होता है कि वह एक व्यवहारिक दार्शनिक है। स्वदेशी के आर्थिक दर्शन की प्रथा का सीधा प्रभाव ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। गांधी केवल स्वदेशी आंदोलन के विचारों के प्रस्ताव पर ही नहीं रुके, बल्कि दिन पर दिन रहने वाले खादी, ग्राम विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप, रोटी और श्रम आदि के लिए व्यवहारिक विचारों का पालन किया। ऐसा नहीं है कि गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खिलाफ थे। उन्होंने स्वीकार किया कि केवल भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग की सीमाएं हो सकती हैं। उनका विचार था कि विदेशी वस्तुओं में बहिष्कार का मतलब हर चीज़ को त्यागना नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने दुनिया भर से उपयोगी और स्वस्थ साहित्य खरीदा। उन्हें इस बात पर सहमति जताई कि इंग्लैंड में बनाए गए सर्जिकल उपकरणों की आवश्यकता थी। इसी तरह ऑस्ट्रिया से पिन और पेंसिल और स्विट्जरलैंड से घड़ी। फिर भी वह कभी भी इंग्लैंड या जापान से सूती कपड़े नहीं खरीदेंगे। जो कुछ भी भारत में उत्पादित होता है और भारतीयों द्वारा उपभोग किया जाता है वह भारत के लोगों को लाभान्वित करता है। गांधी ने कहा, शारीरिक आराम एक हद तक आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद करने के बजाय बाधा बन जाती है। इसलिए असीमित संख्या में चाहत और उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रम और जाल प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि एक निश्चित पड़ाव पर आनी चाहिए, इससे पहले कि वह शारीरिक पतन में बदल जाए। अब हम चलते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये हम देखेंगे। अंग्रेजों ने उत्पादन के केंद्रीकृत औद्योगिक और मशीनीकृत तरीकों पर विश्वास किया। दूसरी ओर गांधी उत्पादन के विकेंद्रीकृत, घर का बना, हाथ से बने में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन। बड़े पैमाने पर उत्पादन केवल उत्पाद के साथ संबंधित है, जबकि जनता द्वारा उत्पादन उत्पाद, उत्पादकों और प्रक्रिया के साथ संबंधित है। गांधी की स्वदेशी अर्थव्यवस्था में गांव की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्राम समुदाय की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा। स्वदेशी के अपने सिद्धांत के अनुसार गांव में जो कुछ भी बनाया जाता है या उत्पादित किया जाता है उसे गांव के सदस्यों द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्वदेशी का मतलब बाहरी बाजार ताकतों पर आर्थिक निर्भरता से बचना था, जो गाँव के समुदायों को कमज़ोर बना देती थी। तो गांधी जी का मेन जो मकसद था वो ये था कि हमें बाहरी बाजार की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों का प्रयोग करना है। अगर हमें ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु है जो हमारे पास नहीं है और जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, तो हम उसे बाहर से ले सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम बना रहे हैं, हम बना सकते हैं, उस चीज़ को हम बाहरी बाज़ार से खरीदें, विदेश से खरीदें, वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये गांधी जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। इसका मतलब अनावश्यक, अस्वास्थ्यकर, फिजूल खर्च और पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी उत्पादन के तरीके से बचना भी था। गाँव को अपनी अधिकांश जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करना चाहिए और ग्राम समुदाय के सभी सदस्यों को स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक गांव में अपने स्वयं के बढ़ई, मोची, कुम्हार, बिल्डर, यांत्रिकी, किसान, इंजीनियर, बुनकर, शिक्षक, बैंकर, व्यापारी, संगीतकार, कलाकार और पुजारी होने चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक गांव को भारत का एक सूक्ष्म जगत होना चाहिए, स्थिल अंतर से जुड़े समुदायों का एक जाल। गांधी इन गाँव को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्हें लगता था कि इसे गाँव का गणतंत्र कहा जाना चाहिए। उनके अनुसार ग्राम समुदाय को प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्तियों के समूह के बजाय परिवार का विस्तार होना चाहिए। गांधी का सपना व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता का नहीं था, परिवार की आत्मनिर्भरता का भी नहीं, बल्कि ग्राम समुदाय की आत्मनिर्भरता का था। तो गांधी जी व्यक्तिवाद, परिवारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि वो पूरे समुदाय को जो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, पूरे ग्राम को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इससे ही जो है देश का असली विकास होगा। गांधी ने प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा। उनका झुकाव कुटीर उद्योगों के विकास की ओर था और न कि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण। उन्हें महसूस किया कि एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था श्रम और भ्रष्टाचार के शोषण को कम करेगी। उन्होंने हमेशा कहा कि प्रकृति में सभी के उपभोग के लिए प्रचुर संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं है। गांधी का मानना था कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। यहाँ पर गांधी ने काफ़ी बड़ी बात कही है, ये कि प्रकृति में सभी के उपभोग के लिए प्रचुर संसाधन है। मतलब सभी जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, उसके लिए प्रकृति के पास संसाधन हैं, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। अगर कोई अपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करता है तो विनाशकारी होगा। जो आज आप देख ही रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण इतने ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप देख रहे हैं वो इस लालच की वजह से ही आया है।
कि मनुष्य ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति के जो संसाधन हैं, प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, उनका उपयोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किया, तो आज हम उसका विनाशकारी रूप देख रहे हैं, उसका विनाशकारी रूप हम झेल रहे हैं। आगे चलते हैं। गांधी का मानना था कि लोकतंत्र में वास्तव के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। गांधी ने कुछ स्थानों पर बड़ी इकाइयों की स्थापना की तुलना में उत्पादन की छोटी इकाइयों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी। वह उत्पादन इकाइयों को जनता के घरों, विशेषकर गांव में ले जाना चाहते थे। कुटीर और ग्रामोद्योग रोजगार बढ़ाने में मदद करते हैं। वस्तुओं को सस्ते में उत्पादित किया जा सकता है क्योंकि अलग से स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत कम संसाधनों की जरूरत होती है। स्टोरेज की कोई समस्या नहीं होती, परिवहन लागत नगण्य होती है। कृषि के साथ कुटीर उद्योग का एकीकरण किसानों को ऑफ सीजन के समय में काम प्रदान करता है। इससे उनकी सभी ऊर्जाओं का उपयोग करने में मदद मिलती है जो अन्यथा बर्बाद हो जाती है। वास्तव में ये उद्योग ग्रामीण जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये उद्योग गाँव की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गांधी के अनुसार इससे गाँव से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयाँ भी बनेंगी। गांधी चाहते थे कि लोग जनता द्वारा उत्पादन के सिद्धांत को अपनाएं, क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से ग्राम समुदाय मानव हाथों द्वारा किए गए कार्यों की गरिमा को बहाल करने में सक्षम होंगे। अपने हाथों से जो कुछ भी करते हैं उसमें एक आंतरिक मूल्य होता है और मशीनों को काम सौंपने में हम न केवल भौतिक लाभ बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी खो देते हैं, क्योंकि काम के लिए एक ध्यानपूर्ण मन और आत्म पूर्ति करता है। गांधी का मानना था कि कृत्रिम मशीनरी के निरंतर उपयोग से लोग अपने हाथों का उपयोग भूल जाएंगे, वे कमज़ोर हो जाएंगे और इन मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे और यह एक गंभीर त्रासदी होगी, जो आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह आज हम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। इन मशीनों के बिना हम एक पल के लिए भी जो है नहीं चल सकते, एक पल, एक कदम भी हम इन मशीनों के बिना आज नहीं चल सकते। गांधी दृढ़ता से मानते थे कि स्थानीय रूप से आधारित अर्थव्यवस्था सामुदायिक भावना, सामुदायिक संबंध और सामुदायिक कल्याण को बढ़ाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था से आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन से लोग अपने गांव, अपनी जमीन, अपने शिल्प और अपने घर को छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। आत्मनिर्भर, गरिमामय इंसान और एक स्वाभिमानी ग्राम समुदाय का सदस्य बनने के बजाय लोग मशीन के यंत्र बन जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट पर खड़े होते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं और अपने अमीर नियोक्ताओं की दया पर जीते हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे जो है वो ग्रामीण स्वराज के बारे में पूछता है तो आप इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो है स्वदेशी आंदोलन। प्रारंभ में स्वदेशी का विचार जो है दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और बिपिन चंद्र पाल जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों के लेखन में परिलक्षित हुआ है। तो प्रारंभ में जो स्वदेशी का विचार है वो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और बिपिन चंद्र पाल ने दिया था, जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा में खड़े थे। स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल के विभाजन जो 1905 के बाद अपने कट्टरपंथी और जन स्वरूप को ग्रहण किया। 1907 में स्वदेशी को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैचारिक ढांचे में शामिल किया गया था, जो स्वदेशी और स्वराज के लाभकारी उद्देश्य के रूप में था। तो स्वदेशी को कांग्रेस के वैचारिक ढांचे में कब शामिल किया गया? 1907 में। आप बोल सकते हैं बंगाल के विभाजन के पश्चात। बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया। इस तनावपूर्ण माहौल में लोगों ने विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इस तरह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी को अन्य श्रेणियों जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और संस्कृति से जोड़ा गया था। स्वदेशी का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्वदेशी उद्योगों का बढ़ावा देना है। स्वदेशी के साथ ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आयोजन किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार विदेशी शासन के खिलाफ निर्देशित शक्तिशाली उपकरण थे। जनता के साथ राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन पर हमला करना चाहा, जहां यह उन्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। स्वदेशी के बारे में लाजपत राय ने कहा, मैं इसे अपने देश के उद्धार के रूप में मानता हूं। स्वदेशी आंदोलन ने हमें सिखाया कि हमारी पूंजी, संसाधनों, श्रम, ऊर्जा, प्रतिभाओं को व्यवस्थित करने के लिए कैसे सभी भारतीयों की सबसे बड़ी भलाई के लिए पंथ, रंग या जाति की परवाह किए बिना हम ऐसा कर सकते हैं। यह हमें हमारे धार्मिक और संप्रदायगत मतभेदों के बावजूद एकजुट करता है। मेरी राय में स्वदेशी को एकजुट भारत का सामान्य धर्म होना चाहिए। उन्हें समझाया कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर बहिष्कार का काफ़ी असर पड़ा। 1909 के गांधी के हिंद स्वराज में स्वराज सत्याग्रह और स्वदेशी प्रमुख सिद्धांत हैं। स्वराज को साकार करने के लिए गांधी का मानना था कि स्वदेशी का आदर्श हर मायने में आवश्यक था। गांधी स्वदेशी को एक और बड़े स्तर तक ले गए हैं और इसे जनता की भीड़
जुटाने के साथ एक शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन बनाया। गांधी ने स्वदेशी राजनीति का एक नया रूप बनाया, जिसे खादी के उत्पादन और विशेष खपत को प्रोत्साहित किया। गांधी का स्वदेशी उपभोक्ताओं के लिए एक आह्वान है कि वे उन विनाशों से अवगत हों जो उन उद्योगों का समर्थन करते हैं जो गरीबी, श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने और मनुष्यों और अन्य प्राणियों के लिए नुकसानदेह हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत के आर्थिक संकट का कारण पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश था। स्वदेशी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। ऐतिहासिक रूप से भारतीय स्थानीय अर्थव्यवस्था सबसे अधिक उत्पादक और टिकाऊ कृषि और बागवानी और मिट्टी के बर्तनों, फर्नीचर बनाने, धातु के काम, गहने, चमड़े के काम और कई अन्य आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर थी, लेकिन इसका आधार पारंपरिक रूप से वस्त्रों में था। प्रत्येक गांव में अपने स्पिनर, कार्ड्स, खरीदार और बुनकर थे, जो गांव की अर्थव्यवस्था के दिल थे। हालांकि जब भारत लंकाशायर से मशीन निर्मित सस्ती, बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्त्रों से भर गया था, तो स्थानीय कपड़ा कलाकारों को तेजी से व्यवसाय से बाहर कर दिया गया था और गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। गांधी ने जरूरी समझा कि उद्योग को बहाल किया जाए और ब्रिटिश कपड़े की आमद को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनके प्रयासों के कारण हजारों अछूतों और हिंदू इंग्लैंड से या शहर के कारखानों से आयात किए गए मिल निर्मित कपड़ों को त्यागने के लिए एक साथ होकर अपने श्रम के सूत काटने और अपना कपड़ा बुनना सीखा। चरखा आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एकजुटता और वर्गहीन समुदाय का प्रतीक बन गया था। घर में